गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में आपको दिया गया है एक्स वाई जेड क्यू इज़ अ रोम्बस, फाइंड एंगल क्यू जेड ओ एंड एंगल जेड वाई ओ। आपको एक्स वाई जेड क्यू ये एक रोम्बस दिया गया है, आपको एंगल्स कौन कौन से फाइंड आउट करने हैं, क्यू जेड ओ। क्यू जेड ओ आपका ये वाला जो एंगल बन रहा है, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है एंड आपको एंगल फाइंड आउट करना है जेड वाई ओ। तो जेड वाई ओ आपका ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, और आपको ये एंगल 65 डिग्री का दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। ये आपका जो एंगल दिया गया है ये आपको दिया गया है 65 डिग्री। हमने यहाँ पर देखो कुछ एंगल्स को नेम दे दिए, क्या क्या नेम दे दिए, एक 1 2 3 4 5, ये हमने अपनी तरफ से नेम दे दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या, एक्स वाई जेड क्यू एक रोम्बस है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो अगर ये एंगल 65 डिग्री बन रहा है तो एंगल 1 भी जो आपका बनेगा वो 65 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम में जब दो लाइंस एक दूसरे को के पैरेलल होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो 1 और 65 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 165 डिग्री के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब नेक्स्ट देखिए एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में बताया गया था। रोम्बस की प्रॉपर्टी में आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके पास परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब ये जो आपके पास होंगे ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हमने एंगल 2 को 90 डिग्री ले लिया, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। अब देखिए इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं। देखो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जेड वाई ओ, आपको दिया गया एंगल जेड वाई ओ। अब जेड वाई ओ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो 1 एंगल हमारे पास आ चुका, हमारे पास एंगल 2 आ चुका, तो हम एंगल 3 भी फाइंड आउट कर देंगे। तो इस ट्रायंगल वाई ओ जेड में वाई ओ जेड जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसमें हमने लिख दिया जेड वाई ओ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जेड वाई ओ को एज इट इज़ रखा, मतलब एंगल 3 जो है उसको एज इट इज़ रखा। जेड वाई ओ को 1 की जगह हमने रख दिया 65, 2 की जगह हमने रख दिया 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड वाई ओ प्लस 155 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से 155 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जेड वाई ओ की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 25 डिग्री। तो जेड वाई ओ आ गया हमारा 25 डिग्री। अब हमें एक और एंगल फाइंड आउट करना है क्यू जेड ओ। अब देखिए क्यू जेड ओ के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये वाई जेड क्यू ये एक ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल ले लिया, वाई जेड क्यू। वाई जेड क्यू ट्रायंगल में हमें पता है कि वाई जेड जो है वो जेड क्यू के इक्वल है आपका। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो देखो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, तो अब हमारे पास एंगल 3 तो है ही, एंगल 4 भी आ जाएगा वहाँ से, और अगर एंगल 4 आ गया तो एंगल 5 भी है हमारे पास, तो ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है ये भी आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर यही लिखा कि वाई जेड जेड क्यू के इक्वल है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल वाई जेड क्यू वाई जेड इज इक्वल टू जेड क्यू, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एंगल 3 हमने कितना फाइंड आउट किया था, ये एंगल आपने फाइंड आउट किया था 25 डिग्री का, तो एंगल 4 भी आपके पास 25 डिग्री आ जाएगा। एंगल 5 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर। तो हमने लिख दिया एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास 5 एंगल है, 4 एंगल है, तो हम ये एंगल क्यू जेड ओ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जेड ओ क्यू जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हमने एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल क्यू जेड ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 एंगल है आपका 25 डिग्री, 5 एंगल आपका है 90 डिग्री, ये जो 5 एंगल है आपका 90 डिग्री, और क्यू जेड ओ हमने एज इट इज़ रखा। 25 में जब हम 90 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 115 डिग्री प्लस क्यू जेड ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू जेड ओ की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 115, तो क्यू जेड ओ आपके पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशो 1:2, फाइंड इट साइड्स इफ द पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। आपको साइड्स का रेशो दिया गया है, आपको उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है अगर पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो रेशो ऑफ साइड्स आपको ये पास दिया गया है रेक्टेंगल का 1:2, पेरीमीटर आपको दिया गया 60 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 2 एज इट इज़, l लेंथ आपके पास है 1:2, तो लेंथ आपके पास हो जाएगी 1x, ब्रेड्थ आपके पास हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 2
1x प्लस 2x हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आएगी 60/6 मतलब 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो देखो लेंथ आपके पास या साइड्स आपके पास क्या क्या है, आपके पास 1:2 है, तो मतलब 1x और 2x है। तो साइड्स आपके पास 1x है तो 1 × 10 कर देंगे 10 सेंटीमीटर, और 2x है तो 2 × 10 कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो 2 × 10 से हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइड्स आ जाएगी, या हम इसको कह सकते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास रेक्टेंगल की। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। रेंट इज़ अ रेक्टेंगल। रेंट आपके पास एक रेक्टेंगल है, मतलब ये आपके पास दिया गया RENT। रेंट इज़ अ रेक्टेंगल, इट्स डायगनल मीट एट O। इसके जो डायगनल्स हैं वो O पॉइंट पर मीट करते हैं। आप देख रहे हैं डायगनल्स O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ OR इज इक्वल टू 2x + 4 एंड OT इज इक्वल टू 3x + 1। तो OT आपको दिया गया 3x + 1। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो आपके पास एक रेक्टेंगल होता है उसके डायगनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, और डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये पोर्शन जितना है बेटा ये पोर्शन भी उतना ही आएगा, मतलब OT जितना है OE भी इतना ही आएगा, एंड RO जितना है ON भी इतना ही आएगा। तो जो RN होगा वो आपके पास क्या होगा, 2x + 4 एंड 2x + 4, मतलब 2x 4 का डबल हो गया। और जो आपके पास TE होगा वो भी आपके पास कितना होगा, ये भी 3x + 1 और ये भी 3x + 1, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3x + 1 का डबल हो गया। तो इसका मतलब डायगनल RN फाइंड आउट करने के लिए तो हम 2x + 4 का डबल कर देंगे, और डायगनल TE फाइंड आउट करने के लिए हम 3x + 1 का डबल कर देंगे। तो देखो हमने इसमें डायग्राम बना लिया। हमारे पास OR दिया गया है 2x + 4, OT आपके पास दिया गया है 3x + 1। तो हमें RN फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, RN के लिए हम इस 2x + 4 का डबल कर देंगे। तो डबल हमने कर दिया OR का, या 2x + 4 का हमने डबल कर दिया, तो 2x + 4 का डबल आ जाएगा 4x + 8। इसके बाद हमें TE डायगनल फाइंड आउट करना है। तो TE डायगनल के लिए हम क्या कर देंगे, OT का डबल कर देंगे। तो हमने OT का डबल किया, और OT है आपके पास 3x + 1। तो हमने 3x + 1 का डबल किया, तो ये कितना आ गया 6x + 2। अब हमें ये बात भी पता है कि एक जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगनल्स इक्वल होते हैं। तो हमने लिखा RN इज इक्वल टू TE। ये जो डायगनल RN एंड TE है आपके पास, तो ये दोनों डायगनल्स भी आपके पास इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि डायगनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो RN की वैल्यू आपके पास 4x + 8, TE की वैल्यू है 6x + 2। यहाँ पर हमने 6x को इस साइड ले आए तो 4x - 6x इज इक्वल टू 8 को उस साइड ले गए तो 2 - 8। 4x में से 6x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x, 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये आएगा -2x और ये आएगा -6। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आएगी 6/2, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। आपको x की वैल्यू ही बतानी थी और इसमें x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 4th। ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स एन एंगल। एक पैरेललोग्राम का जो डायगनल है वो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो विल इट ऑल्सो बाइसेक्ट द अदर एंगल। तो आपसे बोला गया है कि क्या ये दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, गिव रीज़न। आपको रीज़न देना है, मतलब पैरेललोग्राम है कोई भी आपके पास, उसका एक डायगनल है मान लीजिए AC, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, तो ये दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा क्या, हमें ये बताना है, और फिर हमें बताना है इसका रीज़न। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने ले लिया कि लेट ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है एंड डायगनल AC बाइसेक्ट एंगल A, और हमने ये भी ले लिया कि जो AC डायगनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो अगर एंगल A को AC डायगनल बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ़ ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एन एंगल। अगर कोई भी एक डायगनल है पैरेललोग्राम का वो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो हमने ले लिया कि वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया। अब देखिए, अब हमने आगे क्या किया, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमें ये बात भी पता है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब अगर हम एंगल A का भी हाफ कर दें और एंगल C का भी हाफ कर दें, तो एंगल A का जो हाफ होगा वो एंगल C के हाफ के भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर उसने एक डायगनल को बाइसेक्ट किया तो वो दूसरे डायगनल को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हमने लिखा इफ़ ए डायगनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन एंगल देन इट विल बाइसेक्ट द अदर एंगल टू बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने लिख दिया कि अगर डायगनल पैरेललोग्राम का एक डायगनल जो है वो एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। या फिर हम इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने लिखा 1 इज इक्वल टू 2, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर हम मान लो हमने लिख दिया 3 और इधर हमने लिख दिया 4। तो देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं 1 3 एंड 2 4। आप यहाँ पर अपोजिट एंगल्स की जगह आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो तीनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे, देखो 1 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। देखो 1 2 के इक्वल, 2 4 के इक्वल। तो अगर हम इन तीनों को हम कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों आपस में कॉमन आ रहे हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो मतलब पैरेललोग्राम के एक डायगोनल ने अगर एक एंगल को बाइसेक्ट किया तो उसने दूसरे एंगल को भी क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इसने दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया। तो इसका रीज़न क्या होगा, हमने इसका रीज़न लिख दिया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर एक एंगल को बाइसेक्ट करता है तो वो दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर। आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है इन दोनों फिगर्स में। ये आपके पास पैरेललोग्राम दिए गए हैं, मतलब रोम्बस दिया गया है, ये स्क्वायर दिया गया है। तो रोम्बस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और स्क्वायर वाले में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया। ये 125, यहाँ दिया गया एक्स, तो हमें दिया गया रोम्बस ए बी सी डी में। अब आपको सभी को पता है कि इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बी और सी का सम। कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी आपके पास दिया गया है 125 डिग्री, तो जो एंगल सी है आपके पास, वो एंगल सी कितना आ जाएगा आपके पास, 55 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 180 में से हम 125 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एंगल सी आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए आपके पास क्या होता है, जो रोम्बस होता है, मतलब जिसमें आपके पास ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो आपके पास ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो डायगोनल्स जो रोम्बस के होते हैं ना, वो इंटीरियर एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो एंगल आपके पास बन रहा है, इनको बाइसेक्ट करता है जो डायगोनल होता है। जैसे अभी हमने देखा ना पैरेललोग्राम में, सेम एज इट इज़ रोम्बस में भी आपके पास क्या है, आपके पास जो डायगोनल होता है वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। कैसे करता है, देखो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखो बेटा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो ये चारों एंगल ही आपस में इक्वल होंगे। तो मतलब ये जो डायगोनल है वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो मतलब ये जो एक्स है वो इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो हमने लिखा वी नो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हो गया जो एक्स होगा वो एंगल सी का हाफ होगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ 55 डिग्री आएगी, क्योंकि एंगल सी की पूरी वैल्यू हमने 55 निकाली है। तो ये जो एक्स होगा इसका हाफ होगा, तो 55 का हमने हाफ कर दिया, ये आपके पास आंसर आ गया 27.5 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपको ये डायग्राम दिया गया है, और डायग्राम में आपके पास ये स्क्वायर दिया गया है। बोला गया इसमें कि ये स्क्वायर है, इधर x और इधर 3y है। आपको x की और y की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने ABCD इज स्क्वायर। अब आपको पता है अगर ABCD स्क्वायर है तो ABCD सबका सम, सब की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री के इक्वल आएगी। और हमें ये बात भी पता है कि स्क्वायर में भी क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करेगा। तो डायगोनल जो है वो अगर बाइसेक्ट करेगा, या फिर आप इसमें इस तरह से भी आपने कर लिया कि एंगल जो 3y है वो किसके इक्वल होगा, x के भी इक्वल आएगा। तो डायगोनल जो होता है वो क्योंकि बाइसेक्ट करेगा, तो बेटा ये जो x होगा वो इस कंप्लीट एंगल का हाफ आएगा, जो 3y होगा वो इस कंप्लीट एंगल का हाफ आएगा, क्योंकि जो डायगोनल है वो इनको दो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो ये एक अकेला पार्ट इस पूरे का हाफ होगा। तो x जो होगा वो एंगल d का हाफ होगा, और एंगल d आपको पता है 90 डिग्री के इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ 90 डिग्री मतलब 45 डिग्री। और ये जो 3y है वो इस कंप्लीट एंगल b का हाफ होगा, तो 3y को आपने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल b। तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ ऑफ एंगल b कितना है 90 डिग्री, तो हाफ ऑफ 90 डिग्री। 3y की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो 45/3, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन 5 भी हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD ये एक रेक्टेंगल आपके पास दिया गया है। फाइंड एंगल ECB आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है एंगल AEC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया।
आपको इसमें कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, ECB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है AEC ये वाला एंगल। तो हमने देखो यहाँ पर इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1, इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 2। क्यों दे दिया वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, वहाँ से एंगल 1 आएगा। अब आपको पता है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है, रेक्टेंगल में 90 का बनता है। तो जब एंगल 1 आ जाएगा तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ABCD रेक्टेंगल है, एंगल 115 प्लस एंगल 1, इनका सम 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू आएगी 180 माइनस 115, एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 65, ये एंगल आ गया 65। अब हमें एक बात और भी पता है, देखिए यहाँ पर हम पहले इस वाले एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। ABCD अगर रेक्टेंगल है तो एंगल C की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। अब एंगल C दो एंगल से मिलके बना है, देखो एक तो एंगल 1 है, एंगल C में दो एंगल हैं, एक तो एंगल 1 है और एक एंगल ECB है। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 की वैल्यू है आपके पास 65 प्लस एंगल ECB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ECB की वैल्यू आएगी 90 माइनस 65, और 90 माइनस 65 कितना होता है 25 डिग्री। तो एंगल ECB की वैल्यू आ गई 25। अब सेकंड हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना था, एंगल AEC। अब आप देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये अगर एक ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल, ये वाला एंगल नीचे वाला एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दो लाइन पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 आपका ये वाला एंगल बन रहा है और एंगल 2 आपका इधर बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम आपके पास आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ABDC के पैरेलल है और C को आपने ट्रांसवर्सल मान लिया। तो 1 आपके पास है 65, तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 180 माइनस 65, और 180 माइनस 65 हो जाएगा 115। तो इसका मतलब AEC की वैल्यू आ जाएगी 115। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। In the adjoining figure, ABCDs are rhombus. Find the measure of all angles of ट्रायंगल OCD। आपके पास ये क्या दिया गया है, एक रोम्बस दिया गया है ABCD। आपको इसके सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल OCD, ये जो आपके पास ट्रायंगल OCD दिया गया है, इस ट्रायंगल के आपको सारे के सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। OCD में ये एंगल है आपके पास, ये एंगल है और आपके पास ये एंगल है। अब आप देखिए ये 5x, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 5x होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा। तो ये वाला एंगल हम और फाइंड आउट कर देते हैं इसमें। अब आपको पता है देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। तो अब आपको ये वाला एंगल भी पता चल गया, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो 5x प्लस 4x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। वहाँ से आपके पास सारे एंगल्स आ सकते हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। हमने यहाँ पर एक रोम्बस बना लिया, ये 5x, ये 4x, ये 90, ये 1, और हमने इसको अभी फिलहाल के लिए 2 मान लिया। तो अब आपके पास है देखो जो एंगल OCD आएगा, ये एंगल 1 हमने ले लिया, और एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 5x के इक्वल आएगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जो आपके पास एंगल OCD आ गया वो कितना आ गया 5x आ गया, मतलब OCD जो एंगल आ गया वो आपके पास 5x आ गया। पहले तो हमने इसको 1 लिया, फिर आपको पता है 1 और 5x इक्वल है, तो OCD भी कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। और जो एंगल 2 है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 4x के इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एंगल ODC ये आपके पास 4x आ गया। अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो रोम्बस के वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल AOB भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, सारे 90 के एंगल्स हो गए, सारे के सारे एंगल। तो पहले हमने इन तीनों का सम लिया। AOB में 5x प्लस 4x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 5x प्लस 4x हो गया 9x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 उस साइड चला गया। तो 9x की वैल्यू आ गई 90, x की वैल्यू आएगी 90/9, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 डिग्री। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो देखिए बेटा 5x जो आपके पास ट्रायंगल DOC के सभी एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो DOC में आपको ये वाला एंगल तो पता ही है 90 डिग्री है, कौन सा एंगल COD, तो हमने COD को तो लिख दिया 90 डिग्री। अब देखिए इसमें ODC और OCD ये दो एंगल और बन रहे हैं। OCD जो है वो आपका 5x के इक्वल है, 5x ये है तो ये भी 5x होगा। तो OCD को हमने लिखा 5x, x की जगह 10 पुट किया, x की वैल्यू 10 आई थी, तो 5 × 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ODC के लिए हमने क्या किया, ODC ये 2 है और 2 4x के इक्वल था, एंगल 2 4x के इक्वल था, तो यहाँ पर हमने लिखा 4x, x की जगह 10 पुट किया, तो 4 × 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो अभी हमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 7 कंप्लीट करने हैं।